अली अमीन गंडापुर साहब जो अब नामजद हो गए हैं केपीके के लिए कि जी केपीके से सीएम अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है। और ये फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला इस तरह से है कि वहाँ पर एक तगड़ा बंदा चाहिए जो डट कर खड़ा हो जाए, मुकाबला करे। कहा जा रहा है ना कि जी एक तरफ उस्मान बुज़दार और एक तरफ अली अमीन गंडापुर, ये है आपका विज़न। तो जनाब आप बताएं आपका विज़न क्या है? आप कहते हैं जी क्या क्वालिफिकेशन है, कहते हैं जी उसको फाइनेंस का क्या पता है, उनको सेहत का पता है, उनको रेवेन्यू का पता है, उनको फलां का पता है, ढमकान का पता है। तो ये बताएं मरीम नवाज़ को जो है उन्होंने कौन सी डिग्री ली है, कौन सी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से, बरतानवी यूनिवर्सिटी से, कनेडियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने, या किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है फाइनेंस में या रेवेन्यू में या कानून में या सेहत में, क्या पता है उनको? आप उनको वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब को बताएं क्या डिग्रीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस थी, क्या उनका मयार क्या था। और इसी तरह से आप देखिए कि महमूद खान थे पहले और परवेज़ खड़क थे, उनका क्या मयार था। तो ये बातें ना करें आप। अली अमीन गंडापुर आपको वैसे खड़कता है, चुपता है, तगड़ा आदमी है, डट कर खड़ा है, उसने बदमाशी गुंडागर्दी बर्दाश्त की है, उस पर जुल्म भी हुए हैं और उसको रुपोश रहना पड़ा। और अली अमीन गंडापुर को अगर नामजद कर दिया गया है तो वो वहाँ पर एक बंदा चाहिए जो डट कर खड़ा हो, वफादार बंदा चाहिए जो केपीके को संभाले और फस्तायत का मुकाबला करे। तो लिहाजा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एज द सेइंग गोज़। और दूसरी बात जो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, या जो अभी PMLN के जितने भी हैं बगल बच्चे, वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि जी बदजुबान है और बद किरदार है, ऐसा है वैसा है। तो अगर आपको ज़रा सुनना ही है ना, ये जो आप बदजुबानी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बदजुबानी नहीं है? ज़रा सुने, ज़रा गौर से सुनिएगा, सुने। है मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़ नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बदतहजीब शख्स, शहीदों का पता ही ना कहां पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात जगह अब आप कहते हैं कि जी बदजुबान है अली अमीन गंडापुर, तो ये क्या है जिसमें वो कह रही हैं बद किरदार, बदजुबान, नशई? नशइयों का पता होता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में पड़े हुए होते हैं, उल्टे मुंह पड़े हुए होते हैं। तो क्या ये बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरी गुफ्तगू है? क्या ये मयारी गुफ्तगू है? इसको क्या हम अपने नसाब में डाल दें? इतनी साफ़ सुथरी गुफ्तगू है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने की हुई है। तो लिहाजा ये बातें छोड़ दें, इन बातों का ना सर है ना पैर है, कोई अकल से काम लें। अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं, अपना तमाशा क्यों लगवा रहे हैं? और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जी KPK में जमात इस्लामी के साथ वो जाएंगे। लेकिन अब मुझे वहाँ पर भी डाउट हो रहा है क्योंकि PK 20 एंड 21 है बाजोड़ का, वहाँ से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट जीते हुए थे प्रोविंशियल सीट पे, वो रिज़ल्ट तब्दील हुआ है, वहाँ से PTI के कैंडिडेट जीत गए हैं। तो इस तरह तो KPK से फिर जमात इस्लामी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो कि सूबाई असम्बली KPK तक पहुँचा हुआ हो। तो जमात इस्लामी के साथ KPK में जो अलाइंस का अनाउंस हुआ है और मरकज़ में और पंजाब में MWM यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुआ है, अब ये एहतजाज, ये इसका अलाइंस का अनाउंस हुआ है। अब देखते हैं कि किस तरह जाता है, क्योंकि KPK में मुझे लग रहा है कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, शायद ये इस तरीके से ना हो सके जो कि KPK का मामला है। इसी तरीके से जी ये इस सूरत हाल को लेते हुए जब अली अमीन गंडापुर का ऐलान हुआ तो कुछ मखसूस सहाफ़ी हजरात हैं, और मतलब मैं कहता हूँ यार अकल करनी है ना तो नकल करनी है तो उसके लिए अकल इस्तेमाल करो यार। मतलब इस तरह से अकल से बिल्कुल पैदल हो, यहाँ क्या भूसा भरा हुआ है दिमाग में, क्या काम नहीं करता है, हवा भरी हुई है, कुछ थोड़ा सा निकल के हवा लगा लिया करो दिमाग को यार। मतलब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, मतलब लोग डंगर नहीं हैं, लोगों को अच्छे और बुरे की अब तमीज़ है, पता है लोगों को कि कौन कहाँ है, कितने पानी में है। ठीक है, ये ट्वीट जी सब ने इकट्ठी की है, ये गरीदा फारूकी ने, किरण नाज ने, वकार सत्ती ने, अमार मसूद ने, इन सब ने ये ट्वीट किया। और एक ही मतलब यार किसी ने कहा है ना, भेजा है कि यार कर दो तो भाई जुमले तो तब्दील कर दो, वही जुमले आपने कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। KPK में भी इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक KPK में आरोज़ ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा टर्न आउट इंतहाई मशकूक है। इलेक्शन कमीशन और मुतलका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो ये तमाम इन लोगों ने इकट्ठी ट्वीट्स की हैं कि जी KPK में भी इलेक्शन मशकूक है कि इतना टर्न आउट कैसे हो गया KPK में। मतलब हार नहीं माननी, मतलब ढिठाई जो है वो आसमान को छू रही है। दुनिया में ढिठाई की जब बात होगी ना तो इससे ज़्यादा बेहतर मिसाल कोई नहीं होनी है।
आपने मानना ही नहीं है कि यार आप केपीके में बुरी तरह से हार गए, पूरे मुल्क में हारे हो भाई। खुद साद रिजवी ने कह दिया है, जिनके उम्मीदवार थे सारे हलकों में टीएलपी के, कि भाई कौमी असेंबली की 176 सीट्स हैं, 176 सीट्स हैं कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो भाई गवाह एक नहीं है, कई गवाह हैं। किस किस को चुप कराएंगे, किस किस की बोलती बंद करेंगे, किस किस को उठाएंगे, किस किस को गायब करेंगे, किस किस को धमकियां देंगे। आपके सामने वकार सत्ती, इन सब ने जो ट्वीट्स किए हैं, एक ही तरह की ट्वीट्स हैं, ये भी एक्सपोज हो गए हुए हैं। और जो अब जाकर आप तहकीकात कर रहे हैं 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, पहले कहाँ थे? मतलब सो रहे थे आप क्या? मतलब क्या कोई नशा किया हुआ था आपने, सस्ता नशा किया हुआ था कि या सत्तू पिए हुए थे? पहले किधर थे आप? पहले आपको होश नहीं आया? अब आपको अचानक याद आ गया है कि जी वो केपीके में भी इतना वोट पड़ा है, कैसे पड़ गया? NA64 के मामले पर मैं आपको कुछ तफसीलात बताना चाह रहा था। NA64 गुजरात के, जहां पर आज मोना इलाही साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि रिकाउंटिंग जो होनी थी वहां पर उनकी वालदा मौजूद थी, कैसरा इलाही साहिबा मौजूद थी, टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। और वहां पर आरओ के पास डीपीओ असद मुजफ्फर आए, वो आरओ को वहां से ले गए और फिर जब आरओ वापस आया तो उसने जो अपने फॉर्म 45 थे उसके मुताबिक उसने कोई नतीजा निकाल कर दे दिया। अच्छा, अब डीपीओ का इसमें बड़ा अहम रोल है। डीपीओ का कैसे रोल है और डीपीओ कौन है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। फिर इसी तरह से मैं आपको डीसी का भी बता देता हूं कि डीसी का क्या रोल है। और एसी जो है वो तो आरओ की जिम्मेदारी उसकी थी, उसका किरदार तो, उसकी परफॉर्मेंस और सारी जो उसकी मिली भगत है वो तो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, डीपीओ असद मुजफ्फर को चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादों के कहने पर यहाँ पर लगाया गया। डीपीओ असद मुजफ्फर इससे पहले यहाँ से ओएसडी हुआ था एक दफ़ा, और ओएसडी होने के बाद कैसी कमाल बात है कि दोबारा से डीपीओ के तौर पे असद मुजफ्फर को यहीं गुजरात में लगा दिया गया। वो इसी वजह से लगाया गया कि एक तो वो माल बना रहा है, ये वही आदमी है जिसकी आपने पिछले दिन वो ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें वो कह रहा है कि हाँ जो मैंने कह दिया वो हदीस है। तो डीपीओ असद मुजफ्फर जब यहाँ पहले था फायज ओएसडी बनने से पहले, तो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर था CIA का, और इस इंस्पेक्टर आमिर शहबाज ने एक ज़ेर हिरासत आदमी को गुजरात शहर के एक चौक पर जाकर छित्तर मारे, जूते मारे, और उसकी वीडियो वायरल हुई। और जब वो वीडियो वायरल हुई तो फिर असद मुजफ्फर को डीपीओ को यहाँ से ओएसडी बना दिया गया। लेकिन कमाल की बात है कि डीपीओ के तौर पे दोबारा से लगा दिया गया। फिर यही जो आमिर शहबाज है, क्योंकि डीपीओ के नीचे जो उसकी टीम है, आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की टीम है, कि यही आमिर शहबाज इससे पहले रहमानिया थाना है उसके हदूद में जो महकमा जंगलात की रिहाइश है वहाँ पर बनी हुई, वहाँ पर ASI फैयाज़ ने रेड की थी और ये वहाँ पर शराब के नशे में धुत पाया गया था। फिर इसी तरह से एक दफ़ा यही आमिर, जिसका मैंने नाम आपको बताया आमिर शहबाज, ये गाड़ी में एक दफ़ा एक कांस्टेबल ने इसको रोका और शराब के नशे में धुत था, इसके साथ एक और आदमी था, और जब वहाँ पर उसको कांस्टेबल ने रोका तो इसकी उसके साथ मुँहमारी हुई, तल्ख कलामी हुई, और आखिर में इसने बंदूक तान ली थी। और उस वक्त इसने ये कहा कि जी मैं SHO थाना सदर हूँ, लिहाजा मुझे तुम कुछ नहीं कह सकते। और उस वक्त ये कांस्टेबल चौधरी नईम था उसने भी खैर आगे से बंदूक निकाल ली थी। उसने कहा जी तुम होते कौन हो मेरे साथ इस तरीके से बात करने वाले? तो उसको फिर उसके बाद OSD बना दिया गया था। ये तो हो गई बात डीपीओ की, असद मुजफ्फर की, वो वहाँ पर किसने लगाया है, क्यों लगाया हुआ। और अभी आप एक और चीज़ भी सुन लेना, ये देखें 113/24 FIR नंबर है, जो कि 9 फरवरी रात 10:40 पर ये FIR दर्ज हुई। और इस FIR में आपको याद होगा कि विजुअल्स आए थे कि गुजरात शहर में जी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, मुतलका थाने के SHO ने मज़ीद नफरी तलब कर ली है। उसकी वजह यह है कि चौधरी वजाहत साहब का बेटा है मूसा इलाही। मूसा इलाही के साथ ही ये लोग होते हैं, क्योंकि चौधरी वजाहत साहब पहले चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थे, फिर उसके बाद अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ हो गए। तो चौधरी वजाहत का बेटा मूसा इलाही और उनके साथ ये एक आदमी होता है, ये वहाँ से गाड़ी में गुजर रहा था, इसका नाम है जी अली अमीर शाह, और इसके साथ इसके गनमैन थे। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर ये एहतजाजी रैली निकली हुई है PTI की, तो आप इधर से ना जाएं, आपकी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा जी तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं तो यहीं से जाऊँगा। वो बाहर निकला, उसके साथ उसके गनमैन बाहर निकले, ये अली अमीर शाह, और इसने फायरिंग कर दी। और उस पर जो FIR कटी उसका नंबर 113/24, और ये 9 फरवरी की रात 10:40 पर यह FIR दर्ज हुई। और इसमें एक भी इंसदाद दहशतगर्दी की 780 की एक भी उस पर दफ़ा नहीं लगी है, और ऐसी दफ़ात लगाई गई हैं कि बाद में मामला आराम से रफा दफ़ा हो जाएगा और मैनेज हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि ये पुलिस की मुद्दत में इस पर FIR दर्ज होती। अब आगे सुने कि चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए गुजरात में क्या किया गया। कल रात को, ये जो रात गुजरी है, DC साहब ने 17 सहाफ़ियों को, जो मकामी सहाफ़ी हैं गुजरात के, उनको गुजरात जिमखाना में दावत पर बुलाया रात के खाने पर।
उनकी वहाँ पर अच्छी खातिर की गई, सूप पिलाया गया, फिर उसके बाद खाना आया। और इन 17 सहाफ़ियों को जब वहाँ पर बुलाया गया तो वहाँ पर DPO भी मौजूद थे, असद मुज़फ़्फ़र, वहाँ पर ADCR भी मौजूद था, और ये जो DC साहब हैं गुजरात के, ये DC साहब भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि दावत ही उनकी तरफ से थी। और फिर उसके बाद उन्होंने इन 17 सहाफ़ियों को, ये देखें तस्वीरें सहाफ़ियों की, इन सहाफ़ियों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ये सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं DC साहब की तरफ से, सफदर हुसैन विर्क साहब की तरफ से। इन सहाफ़ियों को ये सर्टिफिकेट्स तकसीम करके कहा गया जी आपकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है और बेहतरीन आपने कवरेज की है। ये सब कुछ क्यों हुआ है कल रात को? ये इस वजह से हुआ है कि DC साहब, DPO साहब ये चाह रहे थे कि वहाँ के मकामी सहाफ़ी उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करें, वहाँ के मकामी सहाफ़ी जो वहाँ के असल हक़ाइक़ हैं उन पर पर्दा डालें। जो DC साहब चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग हो, वो ये ना बताएं कि जी यहाँ पर ठप्पे लगाए गए हैं, नए फॉर्म 45 तैयार हुए हैं, RO के दफ्तर को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, वहाँ पर किसी को जाने भी नहीं दिया गया। तो ये सारे इंतज़ामात, ये सारे मामलात कल रात को DC साहब की तरफ से इसलिए किए गए हैं। और फिर ये सर्टिफिकेट्स जो बांटे गए हैं सहाफ़ियों को, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी हैं। और यहाँ पर 4 कौमी असम्बली की नशस्तें थीं, जो मेरी इतलात हैं सोर्स से, वो ये हैं कि 4 कौमी असम्बली की नशस्त थी और 8 सूबाई की थी। इन टोटल 12 नशस्तों पे, यानी कि 4 कौमी और 8 सूबाई पर, एक भी सीट PTI के अलावा कोई और नहीं जीता। यानी कि इन 12 की 12 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे, वो वहाँ पर कामयाब ठहरे, वो वहाँ से जीते हैं, लेकिन नताइज को तब्दील किया गया है। ये वो तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। NA 64 गुजरात। आगे बढ़ते हुए जी बात करते हैं फाफन की। फाफन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। फाफन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। 135 हलकों की तफसील बताई गई है फाफन की तरफ से। डस्का में जी PP 51 में वकास इफ्तिखार PTI के कैंडिडेट हैं और उनको यहाँ से 12,500 वोट की बरतरी हासिल है। उनके पास फॉर्म 45 भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब वो जो रीकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है ना कि जी फॉर्म 45 की रोशनी में दोबारा किया जाए, वहाँ पर भी वही होगा जो गुजरात में किया गया है। और वहाँ पर DPO हसन, याद है ना DPO हसन, वो सियालकोट वाला, कि जिसने सहूलतकारी की पहले ख्वाजा आसिफ की, जब ये 2022 में हुकूमत बनी थी PDM की वफाक में, और फिर उसके बाद अभी भी इलेक्शंस में सहूलतकारी की है इस DPO ने, DPO हसन ने। उसी को कहा गया है कि हसन साहब आपने इनको सिक्योरिटी भी फराम करनी है जो PTI के कैंडिडेट हैं वकास इफ्तिखार, लेकिन आपने क्या सिक्योरिटी फराम करनी है? मुझे तो लगता है कि आपने उनसे वो फॉर्म 45 जो उनके पास पड़े हुए हैं वही छीन कर ले जाएंगे और आप पर ऐन मुमकिन है कि दबाव भी डालें, यानी कि वकास इफ्तिखार पर, PTI के कैंडिडेट पर दबाव भी डालें कि जी आपने किसी तरीके से आप कंसीड कर जाएं, पैसे पकड़ लें या धमकी दे देंगे, धमकी देकर उनसे कहेंगे कि जी आप बैठ जाएं और कह देंगे जी ठीक है यहाँ से PMLN का कैंडिडेट जीत गया है। तो DPO को ये जिम्मेदारी दी गई है और फॉर्म 45 इतने दिनों में तो उन्होंने सारी हेरा फेरी कर ली होनी है और वहाँ पर एग्जैक्टली वही करना है उन्होंने जो गुजरात में किया गया है। इसके अलावा जी जो हमारे केयर टेकर हैं PM, हमारे केयर टेकर PM अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हुई, तो मोबाइल फ़ोन सर्विस पर उन्होंने कहा कि जी वो ज़रूरी था, अगले दिन देखें कि कुछ दहशतगर्द थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। मीडिया ने तो ये बात कर दी कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही है, लेकिन अगले दिन फिर ये खबर नहीं चलाई। तो अनवारुल हक काकड़ साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जी जो सूरत हाल थी, जैसी सूरत हाल थी, उसको मीडिया ने एज इट इज़ रिपोर्ट किया है। मीडिया ने उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई खुद से एडिशन नहीं किया है या कोई बददियानती एटलीस्ट उन दिनों में नहीं थी मीडिया की तरफ से। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी, उसको एज इट इज़ रिपोर्ट किया। जहाँ तक अगले दिन की बात है तो जो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज़ किया गया, तो क्या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी और पूरे मुल्क में क्या दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया? अनवारुल हक काकड़ साहब, सिर्फ जिस इलाके में मसला था वहाँ का नेट और वहाँ का फ़ोन सेलुलर नेटवर्क बंद होना चाहिए था, पूरे मुल्क का बंद नहीं होना चाहिए था। फिर इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं। वो कहते हैं कि जी चूँकि एक गवर्नमेंट की एंटिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसको डिफेंड करेंगे। और फिर वही ये मंतक दे रहे हैं कि जी देखें अगर धांधली हुई होती तो खुर्रम दस्तगीर कैसे जीत गए, राना सनाउल्लाह कैसे जीत गए, शेख रुहेल असगर, राना सनाउल्लाह हार कैसे गए, खुर्रम दस्तगीर हार कैसे गए, इसी तरीके से जावेद लतीफ़ हार कैसे गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हार कैसे गए। तो अगर धांधली हुई होती तो फिर इन जगहों पर, इन हलकों में भी ये कैंडिडेट्स जो PTI के, जो PMLN के बड़े नाम थे, ये कैंडिडेट्स भी जीत जाते, ये हारे क्यों हैं? और फिर वो ये कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल की, जहाँ तक उन्होंने कहा जी ये जो निकले हैं PTI वाले एहतजाज करने के लिए,
और उस पर जो मोहसिन दावड़ भी निकले, उन्होंने कहा जी दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 500-500 बंदा लेकर आप निकल पड़ें और बंदूकें उठाकर आप लेकर निकल पड़ें, बंदूकों का असल उन्होंने कहा। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो पीटीआई के लोग निकले थे एहतजाज करने के लिए अभी ये इतवार के रोज़, तो उनके हाथ में कौन सी बंदूकें थी जो आपने वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस भिजवा दी? उनके पास हाथ में आंसू गैस के शेल भी थे, रबर की गोलियां फायर करने के लिए बंदूकें भी थीं, डंडे सोटे भी थे। ये किस लिए आपने भेजे और फिर किस लिए वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया? और वहाँ पर पुरअमन शहरी बच्चे साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, एक बाप अपने बच्चों को लेकर जा रहा है, हाथ में सिर्फ पीटीआई का झंडा है और नारे लगा रहे हैं, और पुलिस एहलकार वहाँ पर आता है, उनको रोकता है और बच्चों के सामने, आप सोचें कि बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा होगा कि वो बाइक की चाबी निकाल कर ले गया। तो उससे मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि तुम्हारे बाप की ये बाइक थी कि जो तुम उठाकर इसकी चाबी ले गए हो? और तुम होते कौन हो इस तरह से एक आम पुरअमन शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को रोकने वाले? तुम बदमाश हो, गुंडे हो, तुम क्या हो? एक न एक दिन तो तुम्हारा भी हिसाब होगा। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, अपने किए पर माफ़ी मांगो, कौम से माफ़ी मांगो, इन आम पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगो कि जिनके हाथ में बंदूक नहीं है लेकिन सिर्फ एक झंडा है, वो झंडा बंदूक नहीं है। या तुम्हें लगता है कि वो झंडा नहीं है, वो झंडा बंदूक की तरह है और तुम्हें लगता है, तुम्हें चुभता है, तुम्हें जख्मी करता है, तो फिर तो और बात है, वरना माफ़ी मांगो। क्योंकि इन पाकिस्तानियों के साथ जो आज जुल्म हो रहा है, ये सब लोग भूलने वाले नहीं। वो जो 7 बच्चे बाइक पर बैठे हुए थे, वो इस जुल्म को कभी भूलने वाले नहीं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अन्ना के बाद।